बच्चों, हम बात कर रहे हैं अपूर्ण अधिलेखों की और आज हम इसके अंतिम भाग में इसके बचे हुए प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा होगा, प्रश्न संख्या 24, 25, 27 और 28। इसमें आपको प्रश्न संख्या 26 नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न संख्या 26 दिया हुआ है उसमें सूचनाएं पूरी तरीके से अधूरी और गलत दी गई है, उसे हल करना संभव नहीं था, इसलिए हमने उसे शामिल नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 24। नीचे दिए गए विवरण से उधार विक्रय व कुल विक्रय ज्ञात करें। पहले आपको क्रेडिट सेल मालूम करनी है और फिर उसमें कैश सेल जोड़कर टोटल सेल्स मालूम करनी है। ओपनिंग डेटर 45,000 है, क्लोजिंग डेटर 56,000 है। बट्टा दिया 2500 रुपए, विक्रय वापसी 8500 और अप्राप्य राशि जिसे बोलते हैं बेड डेट्स 4000। प्राप्त प्राप्य विपत्र 12,000 है, अनादृत प्राप्य विपत्र 3,000 है, अनादृत चेक 7700 है, रोकड़ विक्रय 80,000 है, देनदारों से प्राप्त रोकड़ 230 है और देनदारों से प्राप्त चेक 25 है। प्रश्न को देखकर यह समझ में आ गया है क्या करना है। पहले डेटर अकाउंट बना उधार विक्रय निकालना है और फिर नकद विक्रय को उसमें जोड़कर टोटल से। तो देनदारों का ओपनिंग बैलेंस है 45,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 56,000। सबसे पहले ये लिखते हैं, उसके बाद में आपको एक एक मद एंट्री से समझाएंगे। तो टू बैलेंस बीडी 45,000 और बाय बैलेंस सीडी 56,000। अब बात करते हैं बट्टा दिया। तो बट्टा देने की एंट्री होती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो लिख दीजिए बाय डिस्काउंट 2500 रुपए। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय सेल्स रिटर्न 8500 रुपए। अप्राप्य राशि यानी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय बेड डेट्स 4000 रुपए। प्राप्त प्राप्य विपत्र जिसकी एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में आ जाएगा बाय बीआर 12,000 रुपए। अनादृत प्राप्य विपत्र जिसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो टू बीआर लिख दीजिए 3,000 रुपए। अनादृत चेक जिसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जब हम देनदारों से पैसा प्राप्त करते हैं और चेक प्राप्त करते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, और बाद में पता चलता है कि वो चेक अनादृत हो गया तो उल्टी एंट्री हो जाएगी डेटर टू बैंक, तो टू बैंक 7700 रुपए। रोकड़ विक्रय इसमें आएगा नहीं क्योंकि कैश टू सेल्स। देनदारों से प्राप्त रोकड़ बाय कैश 2,30,000। देनदारों से प्राप्त चेक बाय बैंक 25,000। सारी मदों को लिखने के बाद अब योग लगा लीजिए। अंतर की राशि जो होगी वो उधार बिक्री होगी। तो यहां अगर इसके योग की बात की जाए तो 3,38,000 ये तो है क्रेडिट का योग, और डेबिट के योग की बात की जाए तो वो है 55,700 रुपए। ₹2,82,300 रुपए आपकी उधार बिक्री आती है और दोनों तरफ का योग है 3,38,000। लेकिन आपसे प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया उधार विक्रय, वो मालूम कर दिया कुल विक्रय। और कुल विक्रय कब निकलेगा, जब आपने जो उधार विक्रय मालूम किया है उसमें आप ये 80,000 रुपए का नकद विक्रय ऐड कर देंगे। तो आइए बात करते हैं। टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल कितनी दी गई है आपको सवाल में 80,000, और क्रेडिट सेल आपने मालूम की है 2,82,300, तो ये आ गया 3,62,300 रुपए। इसी के साथ प्रश्न संख्या 24 पूरा होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्राप्य विपत्र खाता और कुल देनदार खाता, यानी आपको दो खाते बनाने, एक बनाना है बीआर अकाउंट और साथ ही साथ एक बनाना है आपको टोटल डेटर अकाउंट। देनदारों को आरंभिक शेष 1,80,000 है, प्राप्य पत्र का आरंभिक शेष 55,000 है, वर्ष के दौरान रोकड़ विक्रय 95,000 है, वर्ष के दौरान उधार विक्रय 14,50,000 है।
विक्रय वापसी 78,000 है, देनदारों से प्राप्त रोकड़ 10,25,000 है, देनदारों को बट्टा दिया 55,000 है, प्राप्य पत्रों का लेनदारों को बेचान 60,000 रुपए है, प्राप्त रोकड़ परिपक्व यानी बीआर से पैसा आपको प्राप्त हुआ है जो कि है 80,500, अप्राप्य राशि यानी बेड डेट्स है, और 31 मार्च प्राप्य पत्रों का अंतिम शेष। जब डेटर अकाउंट और बीआर अकाउंट दोनों एक साथ बनाने हो तो पहले बीआर अकाउंट बनाएं, क्योंकि उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो डेटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं बीआर का ओपनिंग बैलेंस। तो हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 55,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 75,500। आइए बीआर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 55,000 और क्लोजिंग बैलेंस 75,500। अब इन सब में से बीआर से रिलेटेड एंट्रीज में आपको छांट देता हूं। बीआर से रिलेटेड एंट्री है 1, 2, ये दोनों मध्य बीआर से रिलेटेड है। प्राप्य पत्रों का लेनदारों को बेचान, इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर टू बीआर, और प्राप्त रोकड़ इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो बाय कैश। तो बाय क्रेडिटर और बाय कैश 60,000 और साथ ही साथ कैश कितना है 80,500। अब योग लगा लीजिए, और जब आप इसका योग लगाते हैं तो ये आता है 2,16,000, जबकि इधर तो एक ही मद है 55,000। 216 में से 55,000 जब आप लेस करते हैं तो ये आता है 1,61,000, और दोनों तरफ का योग लगा दीजिए 2,16,000 और 2,16,000। अब ये जो बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर जो एंट्री हो रही है वो आपके डेटर अकाउंट में जाएगी, तो इसको तो डालना ही है। बाकी अब डेटर से रिलेटेड मदों की बात अगर हम करें, देनदारों का ओपनिंग बैलेंस अगर हम निकालें तो देनदारों का ओपनिंग बैलेंस है 1,80,000, और अंतिम शेष तो शायद इसमें मालूम करना है, तो सबसे पहले लिखिए टू बैलेंस बीडी 1,80,000। और एक एंट्री बीआर से डाल दीजिए पहले, बीआर टू डेटर, तो डेटर में बाय बीआर, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर अकाउंट में लिखा जाएगा बाय बीआर। ये बाय कैश 2 बार लिख दिया है, इसे हम सही कर देते हैं बाय बीआर, और अमाउंट लिख दीजिएगा 1,61,000। चलिए अब बाकी सवाल से एंट्रीज देखते हैं। प्राप्य पत्र का आरंभिक वर्ष के दौरान रोकड़ विक्रय आएगा नहीं, क्योंकि इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधार विक्रय 14,50,000, तो टू सेल्स 14,50,000। इसके बाद अगर बात की जाए तो आगे की विक्रय वापसी, इसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो बाय सेल्स रिटर्न 78,000। देनदार से प्राप्त रोकड़ कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय कैश 10,25,000। देनदारों को बट्टा दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय डिस्काउंट 55,000। प्राप्य विपत्रों का लेनदारों को बेचान, तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये डेटर को इंपैक्ट नहीं करेगी। प्राप्त रोकड़ बीआर से कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये भी इंपैक्ट नहीं करेगी। अप्राप्य राशि बाय बेड डेट्स लिख दीजिए 10,000 रुपए, और अब जोड़ बाकी कर लेते हैं। तो अगर इधर का टोटल लगाते हैं तो 15, 16,30,000 ये डेबिट पक्ष का योग है, 16,30,000, और क्रेडिट का है 13,29,000। और जब आप अंतर इसका निकालते हैं तो इसका अंतर आता है 3,01,000। यहाँ लिख दीजिए 3,01,000 और टोटल लगा दीजिए 16,30,000, 16,30,000। इसी के साथ प्रश्न संख्या 25 पूरा हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। निम्न सूचनाओं से विविध देनदारों का आरंभिक शेष एवं विविध लेनदारों के अंतिम शेष का निर्धारण करें। देनदारों का तो ओपनिंग बैलेंस मालूम करना है
और लेनदारों का क्लोजिंग बैलेंस मालूम करना है। तो स्पष्ट है कि डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट आपको बनाने होंगे। आरंभिक रहतिया 30,000 रुपए, अंतिम रहतिया ये स्टॉक दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में और क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, यानी माल का जो स्टॉक होता है वो है। ओपनिंग क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 50,000 रुपए, क्लोजिंग डेटर आपको दे रखे हैं 75,000 रुपए, लेनदारों से प्राप्त बट्टा 1,500 रुपए, ग्राहकों को बट्टा दिया 2,500 रुपए, लेनदारों को रोकड़ भुगतान 1,35,000 रुपए, वर्ष के दौरान स्वीकृत देय विपत्र 30,000 रुपए, वर्ष के दौरान प्राप्य विपत्र 75,000 रुपए, ग्राहकों से रोकड़ प्राप्ति 2,20,000 रुपए, अनादृत प्राप्य विपत्र 3,500 रुपए, परचेज दे रखा है 2,95,000 और विक्रय मूल्य पर सकल लाभ 25% एवं कुल विक्रय में से 85,000 रुपए नकद विक्रय है। केवल विक्रय ही नकद है, क्रय नकद नहीं है। इसका मतलब ये जो 2,95,000 का क्रय है पूरा क्या है, उधार है। और जब सकल लाभ की दर दी गई है तो जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इससे निकलेगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, आगे कहां इसमें एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर अकाउंट की बात करते हैं। क्रेडिटर का हमें क्लोजिंग बैलेंस मालूम करना है, ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है कितना, 50,000। तो सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट में लिख दीजिए बाय बैलेंस BD 50,000। इसके बाद में क्रेडिटर से रिलेटेड मदें अगर हम देखें तो लेनदारों से प्राप्त बट्टा 2 डिस्काउंट 1,500, क्रेडिटर अकाउंट में लिख दीजिए 2 डिस्काउंट 1,500। इसके अलावा ग्राहकों को बट्टा दिया, लेनदारों को रोकड़ भुगतान 2 कैश 1,35,000। वर्ष के दौरान स्वीकृत देय विपत्र, इसके एंट्री होती क्रेडिटर टू BP, तो 2 BP लिख दीजिए 30,000। और अब बाकी मदें तो हैं ही, एक परचेज और दे रखी है, वो परचेज लिखिए, बस इसके अलावा और कोई मद इसमें नहीं आएगी। परचेज है 2,95,000, तो यहाँ लिख दीजिए 2,95,000। जब आप इसका टोटल लगाते हैं तो ये आता है 3,45,000 और 3,45,000 में से इस योग को घटा दीजिए, 3,45,000 माइनस 1,66,500 और जब आप इसको घटाते हैं स्टूडेंट्स 1,78,500 के आपके क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो एक चीज तो इसमें सॉल्व हो गई, हमें कोई परेशानी नहीं आई। लिख दीजिए 3,45,000, 3,45,000। अब डेटर की बात करते हैं। डेटर का हमें कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेटर का हमें जो बैलेंस दिया गया है वो दिया गया है अंतिम देनदार 75,000, तो उसे लिखेंगे बाय बैलेंस CD, क्योंकि संपत्ति की मद है 75,000। इसके बाद में जो मदें दी गई है पहले हम उन्हें डाल देते हैं। तो यहां कोई भी मद ऐसी नहीं है जो उसमें जाएगी। ग्राहकों को बट्टा दिया तो बाय डिस्काउंट 2,500 रुपए लिखें देनदार अकाउंट में। इसके बाद में अगर बात की जाए तो लेनदारों को रोकड़ भुगतान इसमें नहीं आएगा, वर्ष के दौरान स्वीकृत विपत्र इसमें नहीं आएंगे, वर्ष के दौरान प्राप्य विपत्र जिसकी एंट्री होती है BR अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय BR लिख दीजिए 75,000 रुपए। ग्राहकों से रोकड़ प्राप्ति बाय कैश लिख दीजिए 2,20,000 रुपए। साथ ही साथ कहा है अनादृत प्राप्य पत्र, ये दे रखे अनादृत प्राप्य पत्र 3,500 जिसकी एंट्री होती है डेटर टू BR, तो टू BR लिख दीजिए 3,500 रुपए। ये सारी एंट्रीज करने के बाद भी यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे प्रश्न में उधार बिक्री कहीं पर भी नहीं दे रखी है। अब यहां पर डेटर अकाउंट में 2 मदें मिसिंग है स्टूडेंट्स, एक उधार बिक्री और एक ओपनिंग बैलेंस। अब जरा ध्यान दें, आपको किसी भी तरीके से मालूम कर ये उधार बिक्री यहां लिखनी है, उसके बाद ही इसका ओपनिंग बैलेंस पता चल पाएगा। और यहां उधार बिक्री कैसे पता लगेगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। विक्रय मूल्य पर सकल लाभ की दर 25% है और कुल विक्रय में से 85,000 रुपए जो है वो नकद विक्रय है, जबकि यहां पर रखा जाएगा उधार विक्रय। तो पहले तो आपको विक्रय मालूम करना होगा किसी भी तरीके से, फिर उसमें से 85,000 घटाने होंगे। अब वो कैसे मालूम किया जाएगा उसके लिए मैं आपकी हेल्प किए देता हूं। जरा गौर कीजिएगा, आपको लाभ की दर दी गई है, कितनी दी गई है लाभ की दर? लाभ की दर की अगर मैं बात करूं तो लाभ की दर दी गई है 25%। अब लाभ की दर अगर दी गई है तो लाभ किस पर कैलकुलेट होता है? या तो विक्रय पर
या फिर लागत पर। इसमें विक्रय तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें लागत पता चल सकती है। कैसे पता चल सकती है मैं आपको बताऊं। ओपनिंग स्टॉक 30,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 है और परचेज सवाल में दी गई है 2,95,000। तो कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज को जोड़कर और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दें तो कॉस्ट आ जाती है। तो आइए सबसे पहले तो कॉस्ट निकालनी होगी। कॉस्ट का जो सूत्र है वो हमने लिखा है, ओपनिंग स्टॉक जो कि हमें दिया गया है कितना, 30,000, एक बार देख लीजिएगा, और क्लोजिंग 25,000। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लिखेंगे 30,000, परचेज हम लिखेंगे 2,95,000, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है 25,000, तो हमारी लागत आ जाएगी 3 लाख। अब समझने की जो चीज है वो क्या है, माना विक्रय मूल्य 100, तो लाभ 25, तो लागत 75। अब अगर आपको जब लागत 75 है तो विक्रय मूल्य 100 है, तो जब लागत 3 लाख है तो विक्रय मूल्य होगा 3 लाख इंटू 100/75। 75 लागत है तो विक्रय है 100, तो जब 3 लाख लागत होगी तो विक्रय होगा, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4 लाख। लेकिन ये 4 लाख क्या है स्टूडेंट्स, ये है टोटल सेल्स, और हमें कौन सी सेल्स चाहिए, क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल में से अगर कैश सेल घटा देंगे तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, और हमें पता है जो हमें कैश सेल दी गई है वो कितनी दी गई है, 85,000 रुपए। तो आइए 4 लाख में से 85,000 रुपए घटा दीजिए, 4 लाख माइनस 85,000, और ये वैल्यू निकल कर आती है 3,15,000। अब आप इसे डेटर अकाउंट में ले जाइए। क्रेडिट सेल कितनी मालूम चली आपको, 3,15,000। सभी मदों को लिखने के बाद अब बात करते हैं इसके योग की, ताकि हमें देनदार खाते का प्रारंभिक शेष पता लग सके। तो जब हम इसका योग लगाते हैं तो इसके क्रेडिट पक्ष का योग आ रहा है 3,72,500, जबकि डेबिट पक्ष का योग आ रहा है 3,18,500। और जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो आपके देनदारों की राशि जो कि प्रारंभिक है वो आती है 54,000, और दोनों तरफ से योग हो जाता है 3,72,500, 3,72,500। प्रश्न संख्या 27 को पूरा करने के बाद अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न संख्या 28। श्रीमती भावना एकल प्रविष्टि प्रणाली से अपनी पुस्तकें रखती है। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनके व्यापार के अंतिम खाते तैयार करें। इस सत्र से रोकड़ प्राप्ति व रोकड़ भुगतान से संभावित प्रलेख निम्न प्रकार है। आपको कैश बुक का सारांश पूरा दे दिया गया है, जिसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस है, व्यापारी ने वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई है वह दिया गया है, देनदारों से 1,20,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, ये बात हुई प्राप्ति की। 53,000 रुपए लेनदारों को चुकाए हैं, व्यापारिक व्यय के 12,000 चुकाए हैं, मजदूरी 30,000, ड्राइंग 15,000, और उसके बाद में बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड 2 बैलेंस आपको दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग है। तो पहले अगर हम बात करें, साथ में समायोजन है, समस्त विक्रय और क्रय उधार है, और भवन व संयंत्र पर 10% हांस, मशीन पर 5% हांस लगाना है, और संदिग्ध ऋणों के लिए 5% आयोजन बनाना है। ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटली आपका जो है ट्रेडिंग पीएनएल वाला है, क्योंकि आपको अंतिम खाते तैयार करने के लिए इसमें कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि लाभ हानि ज्ञात कीजिए, वरना इसे उस मेथड से भी करना पॉसिबल हो जाता है, लेकिन नहीं, यहां पर आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने हैं। तो अब बात करते हैं वर्किंग नोट कौन कौन से बनेंगे। बिक्री ज्ञात करने के लिए डेटर अकाउंट आपको बनाना होगा। डेटर की 3 रिलेटेड मदें आपको दे रखी है, जैसे कि आपको 1,20,000 रुपए देनदारों से रिसीव दे रखा है और ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। इस तरह से परचेज ज्ञात करने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ बीआरबीपी बनेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कोई सूचना नहीं, और एक बनेगा प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ फेयर। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 वर्किंग नोट तैयार करने होंगे, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो आइए सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटर अकाउंट की। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 55,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 85,000 है।
देनदार एक संपत्ति पक्ष की मद है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी लिखा जाएगा। तो लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी 55,000 और बाय बैलेंस सीडी 85,000। इसके बाद में अगर बात करें तो 1,20,000 रुपए की देनदारों से प्राप्ति हुई है, तो बाय कैश 1,20,000। इनका टोटल आ रहा है 2,05,000 और 2,05,000 में से 55,000 अगर आप घटा देते हैं तो आपको आपकी उधार बिक्री पता चल जाती है, जो कि आ रही है 1,50,000। इसी तरीके से बात करना चाहेंगे क्रेडिटर अकाउंट की। क्रेडिटर एक लायबिलिटीज की मद है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस बाय में और क्लोजिंग बैलेंस टू में लिखा जाएगा। अगर इसके बैलेंसेस की बात की जाए तो 22,000 और 29,000 बैलेंस दिए गए हैं, तो ओपनिंग बैलेंस 22,000 और क्लोजिंग बैलेंस 29,000। साथ ही साथ आपने जो है 53,000 रुपए लेनदारों को पे किया है, जैसा कि कैश बुक कह रही है। पेड टू क्रेडिटर्स 53,000, तो टू कैश 53,000। जब आप इसका योग लगाते हैं तो ये आता है 82,000 और 82,000 में से जब आप 22,000 घटा देते हैं तो 60,000 की क्रेडिट परचेज आती है। स्टेटमेंट ऑफ फेयर में आपको पता है संपत्ति पक्ष में प्रारंभिक संपत्तियां लिखी जाती हैं और दायित्व पक्ष में प्रारंभिक दायित्व लिखे जाते हैं और अंतर की राशि को कैपिटल कहा जाता है। तो उसके लिए बात करते हैं। रोकड़ का ओपनिंग बैलेंस असेट्स में चला जाएगा। इसके अलावा देनदार ओपनिंग असेट्स में, क्रेडिटर लायबिलिटीज में, स्टॉक असेट्स में, प्लांट असेट्स में, मशीनरी असेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में और इन्वेस्टमेंट असेट्स में। और रही बात इन समायोजनों की, तो इन समायोजनों को तो जो आप ट्रेडिंग पीरियड के बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें करना है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तो केवल मदों को दिखाना है। ये जो डेप्रिसिएशन लगाना है या आयोजन बनाना है, ये सब नए चिट्ठे में करंट ईयर में किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस 12,000 दिया हुआ है और डेटर हमें ओपनिंग बताए गए हैं 55,000। इसके अलावा बाकी मदों को देखने के लिए क्रेडिटर 22,000, स्टॉक 35,000। क्रेडिटर 22,000 है, स्टॉक का अमाउंट दिया गया है 35,000। इसके अलावा अगर बात की जाए प्लांट 1,00,000 है, मशीनरी 50,000 है। संपत्ति पक्ष में लिख दीजिए प्लांट 1,00,000, मशीनरी 50,000 और साथ ही साथ लैंड एंड बिल्डिंग 250 और विनियोग 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग 250 और विनियोग 20,000। और इसका अगर हम टोटल लगाते हैं तो संपत्ति पक्ष का योग इसका आ रहा है 5,22,000 और 5,22,000 में से जब आप 22,000 को लेस कर देते हैं तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाती है 5,00,000। वर्किंग नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं स्टूडेंट्स। आपको सेल्स पता चल चुकी है, 1,50,000 उधार बिक्री आपने की है, 60,000 का उधार क्रय आपने किया है और साथ ही साथ ओपनिंग कैपिटल 5,00,000 हमें पता चल चुकी है। अब बात करते हैं हम अपने अंतिम खातों की, और अंतिम खातों में बनाए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और साथ ही साथ तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली मद है इधर से वेजेस, इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। इसके अलावा सेल्स और परचेज आती है, जो सवाल में नहीं दी है लेकिन आपने फाइंड आउट कर ली है। सेल्स आपने मालूम करी है 1,50,000 रुपए और परचेज आपने मालूम करी है 60,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 35,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 70,000 और वेजेस दी गई है 30,000। तो आइए सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट ही तैयार करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 35,000, सेल्स जो कि आपने मालूम की है 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक जो कि सवाल में दिया गया है 70,000, परचेज जो कि आपने मालूम की है 60,000 और वेजेस जिसका अमाउंट कैश बुक में दिया गया है 30,000 रुपए। और अब बात करते हैं योग की। तो इसका जो योग है स्टूडेंट्स वो क्रेडिट का तो आता है 2,20,000 रुपए और अगर डेबिट के योग की बात की जाए तो ये आ रहा है 1,25,000 रुपए।
और जब आप इसका अंतर निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में आपको प्राप्त होता है 95,000 रुपए। दोनों तरफ का टोटल लगा दीजिए, 2,20,000 और 2,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट को जैसे कि आपको पता है कि इसे लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसे तो लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करेंगे ही, और कौन कौन सी मदें हैं जो पीएनएल अकाउंट में आएगी, तो उसके लिए चलते हैं आपके केवल व्यापारिक व्यय। इधर से दिए हैं केवल व्यापारिक व्यय जो कि 12,000 रुपए हैं, और समायोजन आपको बताते हैं संयंत्र और भवन पर हाथ लगाना है आपको 10%, संयंत्र पर और भवन पर आपको लगाना है 10%, और साथ ही साथ आपको फर्नीचर पर जो मूल्यह्रास लगाना है, मशीन पर जो मूल्यह्रास लगाना है वो लगाना है 5%। ठीक है, साथ ही साथ संदिग्ध ऋणों के लिए 5% आयोजन करना है। तो बात करते हैं आइए पीएनएल अकाउंट की। पीएनएल अकाउंट में अगर बात की जाए तो पीएनएल में सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे जो कि 95,000 आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ट्रेड एक्सपेंसेस मेरे को 12,000 रुपए दिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बारी बारी से डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्लांट, जिस पर हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, और प्लांट हमें दिया है 1 लाख। 1 लाख का 10% होता है 10,000। बिल्डिंग जो कि हमें 2.5 लाख रुपए की दी गई है, इसका 10% होता है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए का ये हाथ लगा दें। मशीनरी पर आपको लगाना है 5% मूल्यह्रास, लेकिन मशीनरी का मूल्य देखना होगा, और मशीनरी का मूल्य अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स तो 50,000 है, और 50,000 का 5% होता है 2,500 रुपए। इसका टोटल लगा दें तो टोटल डेप्रिसिएशन आता है 37,500। साथ ही साथ आपको अपने देनदारों पर 5% आयोजन बनाना है। मूल्यह्रास हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर लगाएं। यदि वर्ष के दौरान कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है तो ओपनिंग पर, लेकिन अगर कभी भी डूबत ऋण आयोजन बनाने को कह दिया जाए तो वो क्लोजिंग देनदारों पर बनता है, और आपके क्लोजिंग देनदार हैं स्टूडेंट्स 85,000। तो 85,000 का 5% निकालेंगे, और 85,000 का अगर 5% में काउंट करता हूं तो यह आता है 4,250 रुपए। अब बात करते हैं आपके नेट प्रॉफिट की। तो क्रेडिट का जो योग है वो तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि वो कितना है, 95,000 रुपए। लेकिन अगर डेबिट के योग की बात करें तो डेबिट का जो योग है वो है 53,750 रुपए। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट आता है 41,250 रुपए, और दोनों तरफ का योग आता है 95,000 और 95,000। 41,250 का शुद्ध लाभ ज्ञात करने के बाद इसे पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा, और पूंजी जो कि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाई जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं चिट्ठे की। चिट्ठा बनाने के लिए अगर बात की जाए तो ओपनिंग कैपिटल आपने मालूम कर ली है 5 लाख रुपए। इस 5 लाख रुपए में अतिरिक्त पूंजी 20,000 को जोड़ा जाएगा, 41,250 के शुद्ध लाभ को जोड़ा जाएगा, और साथ ही साथ आहरण को घटाया जाएगा। ये तो बात हुई पूंजी की। इसके अलावा कैश बुक में जो कैश का बैलेंस दे रखा है 7,000 रुपए, और जो बैंक का बैलेंस दे रखा है 35,000 रुपए, ये असेट साइड में दिखाए जाएंगे। और इसके अलावा इन सभी मदों को, जिसमें क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटीज में, और बाकी डेटा, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को असेट्स में दिखाया जाएगा। लेकिन प्लांट, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन घटाकर और डेटर में से पीबीडी घटाकर दिखाया जाएगा। तो आइए बात करते हैं बैलेंस शीट की। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो सबसे पहले हम कैपिटल की बात करेंगे। हमने कैपिटल वर्किंग नोट बनाकर मालूम करी है, जिसकी राशि हमें पता है कितनी, 5 लाख रुपए। 5 लाख में एडिशनल कैपिटल 20,000 और 41,250 का नेट प्रॉफिट। जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये आता है 5,61,250, जिसमें से 15,000 रुपए आहरण जो कि कैश बुक में दे रखे हैं, इसे घटाने के बाद 5,46,250
250 रुपए का बैलेंस बचता है। और क्रेडिटर जो कि आपको 29,000 रुपए के दिए गए हैं वो लिख दीजिए। अब शुरू करते हैं। कैश का बैलेंस आपको 7,000 रुपए बताया गया है जो कि कैश बुक में नीचे लिखा हुआ है। डेटर की अगर बात की जाए तो डेटर आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस 85,000 का है, जिस पर 4250 का आपने पीबीडी बनाया है, तो ये बचेगा 80,750। बैंक जिसका बैलेंस आप देखेंगे तो आपको 35,000 रुपए कैश बुक में नजर आएगा। स्टॉक जिसका अमाउंट है 70,000 रुपए, प्लांट जिसका अमाउंट है 1 लाख और आपने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया है 10,000, तो ये बचेगा आपके 90,000 रुपए। साथ ही साथ बात करते हैं मशीनरी की। मशीनरी आपको दी गई है 50,000, जिस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है 2500, तो ये बचेगा 47,500। लैंड एंड बिल्डिंग जिसका अमाउंट दिया गया है 2,50,000, जिस पर आपने डेप्रिसिएशन की राशि लगाई है 25,000, तो ये बचेगा 2,25,000। और लास्ट में दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 20,000। अब बात करते हैं इसके योग की, और जब दोनों तरफ से इसका योग लगाया जाता है तो वो आता है 5,75,250, 5,75,250। इसी के साथ आपका अध्याय 11 अपूर्ण अधिलेखों के खाते पूरा होता है। धन्यवाद।